बीए पाठ तृतीय की क्लास में आज हम देखते हैं अरस्तु का शिक्षा सिद्धांत। तो अरस्तु का शिक्षा सिद्धांत आप जब भी तैयार करें तो इसको दो दृष्टियों से आप तैयार करें। एक तो अपन देखेंगे कि अरस्तु का शिक्षा सिद्धांत, इसके उद्देश्य क्या हैं और अरस्तु की शिक्षा प्रणाली कैसी है, ठीक है ना। तो इससे पूर्व में प्लेटो ने भी अपनी शिक्षा प्रणाली का हमने पढ़ा भी है और प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली है वो बताई गई थी। तो साथ में जब हम दोनों का शिक्षा पे विचार पढ़ेंगे तो कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है आपसे कि अरस्तु की शिक्षा प्रणाली और प्लेटो की शिक्षा प्रणाली की तुलना करिए, या प्लेटो की शिक्षा प्रणाली का पूरा बड़ा प्रश्न आ गया 15 नंबर का और 5 नंबर का आपसे कई बार पूछ लेते हैं कि अरस्तु के शिक्षा प्रणाली से इसकी तुलना करिए, ठीक है। तो अकेला भी आ सकता है कि अरस्तु की शिक्षा प्रणाली का वर्णन करिए या अरस्तु की शिक्षा प्रणाली को समझाइए, या फिर इसमें आपके प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्लेटो की शिक्षा प्रणाली अरस्तु की शिक्षा प्रणाली की तुलना करिए, या प्लेटो की शिक्षा प्रणाली आपसे पूछ के अरस्तु की शिक्षा प्रणाली की तुलना 10 नंबर का अलग से दे सकते हैं, छोटा प्रश्न भी आ सकता है। तो कई रूपों में यह प्रश्न आपको मिल सकता है, ठीक है। तो आज अपन बात करते हैं कि अरस्तु की जो शिक्षा पद्धति या अरस्तु के शिक्षा पर क्या विचार थे, क्या उसके उद्देश्य थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अरस्तु ने शिक्षा प्रणाली को लेकर कौन कौन से उद्देश्य निर्धारित किए हैं। तो इसमें आप देखिए कि अरस्तु की शिक्षा प्रणाली का पहला उद्देश्य है, अरस्तु जो शिक्षा देना चाहता है उसका उद्देश्य है कि अरस्तु शिक्षा के माध्यम से ही मानता है कि व्यक्ति सद्गुणी बन सकता है। शिक्षा ही वह माध्यम है, श्रेष्ठ तरीका है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति बन सकता है। अरस्तु ये मानता है कि हर व्यक्ति में भावनाएं होती है, लेकिन यदि भावनाएं असंयमित हो, यदि उन पर संयम नहीं हो, भावनाओं को यदि आप में कंट्रोल करने की क्षमता नहीं हो, तो उस स्थिति में व्यक्ति अविवेकवान बन सकता है, या अविवेक यदि भावनाओं के साथ मिल जाता है तो उस स्थिति में वो कह रहा है कि व्यक्ति का जीवन संकट में आ जाता है या जीवन नष्ट हो सकता है। तो यहां प्लेटो अरस्तु कहता है कि व्यक्ति की भावनाओं को प्रशिक्षित करना, एक तरीके से जो प्रशिक्षण का कार्य है, उनको ट्रेंड करने का काम है, उसकी भावनाओं को, किस भावनाओं को उसको अपने काम में लेना है, किन भावनाओं को उसको दबाना है। ये जो एक विवेकवान, एक तरीके से कहें कि भावनाओं में आप छांटें कि कौन सी भावनाएं आपको उत्कृष्टता की ओर ले जाती है और कौन सी भावनाएं आपको निकृष्टता की ओर ले जाती है। फिर जो उत्कृष्टता की ओर आपको जो भावनाएं ले जाने वाली है उनके अनुसार आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो ये जो ट्रेनिंग है, ये जो विवेक का जागरण करवाना है, ये कार्य अरस्तु बताता है कि ये प्रशिक्षण केवल शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति को दिया जा सकता है। शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति के जीवन में, एक व्यक्ति के मस्तिष्क में विवेक का उत्थान किया जा सकता है, ठीक है। उसमें सद्गुण उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो सद्गुणों को उत्पन्न करने में एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है, ऐसा अरस्तु मानता है कि यदि आप में सद्गुण है, आप में एजुकेशन के माध्यम से आपकी जो भावनाओं में, वो भावनाएं जो आपके जीवन को नीचे की ओर लेके जाती हैं, वो यदि आप शिक्षित हैं, ठीक है ना। शिक्षा होना भी यही है, मतलब शिक्षा होना ये केवल ये नहीं कि हम कहें कि भी आपने बड़ी डिग्री ले ली और डिग्री लेने के बाद में यदि आप अपनी भावनाओं को संयमित नहीं कर पाए या आप गलत दिशा में जा रहे हैं, तो अरस्तु कहता है कि दिस इज नॉट एजुकेशन, ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य आपके, अरस्तु के अनुसार, आपकी जीवन पद्धति से है। यदि शिक्षा संस्कार, यदि आपकी जीवन पद्धति को बदल रहे हैं, यदि आपके जीवन से निकृष्टताओं को निकालते हैं, यदि वे आपके जीवन से अवगुणों को निकालते हैं, तो ये आपकी शिक्षा है, ऐसा अरस्तु मानता है। तो अरस्तु की शिक्षा का पहला उद्देश्य है कि अरस्तु सद्गुण की प्राप्ति का माध्यम शिक्षा को मानता है। दूसरा, अरस्तु ये कहता है कि शिक्षा के माध्यम से एक राज्य को श्रेष्ठ नागरिक मिलते हैं, अर्थात शिक्षा के माध्यम से ही श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण राज्य में किया जा सकता है। विवेकशील व्यक्ति उत्पन्न करने का जो तरीका है, लोगों में विवेक उत्पन्न करने का तरीका, ये मानता है कि श्रेष्ठ नागरिक वही है जो विवेकशील है,
जिसमें विवेक है वही राज्य के नियमों को बहुत अच्छे से पालन कर सकता है, वह राष्ट्र के बारे में सोच सकता है। तो यहां अरस्तु कहता है कि श्रेष्ठ नागरिक का निर्माण है वो शिक्षा के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, अगला जो बिंदु है वो है कि इससे व्यक्ति राज्य का एक उपयोगी सदस्य बन जाता है। बिना शिक्षा के यदि मान लीजिए, जो राज्य का उपयोगी का मतलब होता है, उपयोगी कब बनते हो आप? जब आप विकास में सहायक होते हो। ठीक है, तो दो तत्व होते हैं, एक होते हैं विकास में सहायक और एक होते हैं विकास में बाधक, जिन्हें हम अपराधी कहते हैं। ठीक है ना, आम व्यक्ति और अपराधी में यही तो अंतर है। अपराधी है वो व्यक्ति या राज्य के विकास को उसमें बाधाएं डालता है, मानवता में बाधा डालता है, या अन्य जो भी प्रोग्रेसिव चीजें उनमें बाधाएं डालता है। तो ये कह रहा है कि विकास में सहायक आप तब बनोगे जब आपके पास उचित शिक्षा है, उचित विवेक आपके अंदर है। तो शिक्षा के माध्यम से विवेक का जागरण, और विवेक के जागरण के माध्यम से व्यक्ति राज्य के विकास के बारे में सोचे, राज्य के विकास में अपनी सहायता दे सके, और राज्य का एक तरीके से आज्ञा पालक बने, मतलब राज्य जो आदेश दे रहा है उनकी आज्ञाओं का पालन करना शुरू करे, सदाचारी बने और अपना सुखी जीवन जी सके। इस लायक बनाने का जो कार्य है वो भी अरस्तु कहता है कि ये भी कार्य शिक्षा के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है। तो शिक्षा का अगला जो उद्देश्य वो ये है कि व्यक्ति को शिक्षा के माध्यम से अरस्तु के अनुसार राज्य का उपयोगी सदस्य बनाया जा सकता है। अगला जो उद्देश्य वो ये कहता है कि हर राज्य का अपना एक संविधान है, शासन करने की उसकी शैली है, उसके नियम है, प्रावधान बने हुए हैं। उन नियमों और प्रावधानों के अनुसार, उस व्यवस्था के अनुसार व्यक्ति जीवन जिए। ये किससे संभव है? ये भी अरस्तु कहता है कि ये भी शिक्षा का एक उद्देश्य है कि वो व्यक्तियों को बता सकती है कि आपको इस राज्य की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इस राज्य का जो शासन पद्धति है वो कैसी है, और आपके क्या दायित्व हैं, राज्य के किन आदेशों को आपको पालना करनी है, क्या आपके अधिकार हैं, क्या आपकी ड्यूटीज हैं। तो उस राज्य से संबंधित जितने भी शासन संबंधी प्रावधान हैं उन सबका ज्ञान आपको शिक्षा के माध्यम से ही मिल सकता है, ऐसा अरस्तु मानता है। तो शिक्षा का एक उद्देश्य अरस्तु यह भी कहता है कि इससे व्यक्ति संविधान के अनुरूप श्रेष्ठ जीवन जी सकता है। तो एक शिक्षा का उद्देश्य अरस्तु इस रूप में भी बताता है। अगला जो शिक्षा का उद्देश्य बताता है अरस्तु, वो कहता है व्यक्ति को आत्म संयमी बनाना। ये अरस्तु की शिक्षा देखिए कि हमने प्लेटो और अरस्तु की जब आप तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि प्लेटो आगे चल के कहीं ना कहीं शिक्षा के माध्यम से कुछ वर्गों को वंचित कर देता है, और उसके शिक्षा का मूल उद्देश्य पॉलिटिकल था, राजनीतिक था। लेकिन आप देखेंगे कि अरस्तु के शिक्षा का उद्देश्य नैतिक भी है और राजनीतिक भी है। राजनीतिक का मतलब कि एक श्रेष्ठ नागरिक बनाना, यह भी उसका उद्देश्य है। वहीं नैतिक दृष्टि से व्यक्ति अपनी गुड लाइफ को प्राप्त कर सके, सद जीवन को प्राप्त कर सके, यह भी उसका उद्देश्य है। तो यहां हम देखते हैं कि अरस्तु की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य, जैसे उसका उद्देश्य था, प्लेटो का उद्देश्य था एक उच्च कोटि का शासक बनाना, लेकिन इसका उद्देश्य है एक उच्च कोटि का नागरिक बनाना। और नागरिक के बाद में वो व्यक्ति शासन में जाता है या जो भी कार्य करता है वो अलग बात है, लेकिन व्यक्ति अपने प्रारंभिक जीवन में उच्च कोटि का नागरिक बने, राज्य के बारे में सोचना शुरू करे, राज्य के डिसिप्लिन को मानना शुरू करे, राज्य के नियमों को वो सीखे, अपने विवेक का जागरण करे, विवेक का उत्थान करे, अपनी बुरी जो भावनाएं हैं, राष्ट्र या राज्य में जो बाधाएं डालने वाली भावनाएं हैं उनको वो रोक सके, इतना उसके अंदर आत्म संयम पैदा। तो ये सारे जो काम करना है, ये आत्म संयम पैदा करने का, ये काम कौन करेगा? ये शिक्षा करेगी। तो अरस्तु के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य एक श्रेष्ठ और बेहतरीन नागरिक प्राप्त करना है। और अगली जो बात कहता है अरस्तु, एक शिक्षा के उद्देश्य में एक महत्वपूर्ण बात अरस्तु कहता है कि शिक्षा का एक उद्देश्य, शिक्षा का एक कार्य यह भी है कि वह व्यक्ति के अंदर सामाजिक गुणों का विकास करे। ठीक है ना, तो एक तो होते हैं व्यक्तिगत गुण, व्यक्तिगत गुणों में ही सामाजिक गुणों का विकास का मतलब है कि व्यक्ति, आपने शुरू से पढ़ा है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, समाज से अलग व्यक्ति नहीं रह सकता। जब समाज में उसको रहना है तो फिर समाज में आपकी मनमर्जी नहीं चल सकती, आपके अपने नियम नहीं चल सकते, समाज में आपकी जो सोच है केवल वही आप चाहें कि सब पे थोपे, ऐसा भी नहीं चल सकता। आपकी सोच सही हो,
आप आत्म संयमी बने, आपके जो विवेक है वो जागृत रहे, आपसे लोगों को कोई परेशानी नहीं हो, लोगों को आपसे कोई परेशानी नहीं हो। इस तरह समाज में रहने के लिए सामाजिक गुणों का डेवलपमेंट आवश्यक है। तो सामाजिक गुणों के अंदर जैसे सहयोग की भावना विकसित करनी है, सहिष्णुता के भाव व्यक्ति के अंदर पैदा करने हैं, सामंजस्य का गुण व्यक्ति में विकसित करना है, लोगों से सामंजस्य बैठाने का। तो ये जितने भी गुण ये हैं अपन ने जो पढ़े हैं, सहयोग, सहिष्णुता, सामंजस्य जैसे, ये समाज में रहते हुए व्यक्ति इन चीजों को जब अपनाता है तो ये कह रहा है कि इन सामाजिक गुणों का विकास भी शिक्षा के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अरस्तु की शिक्षा का मूल जो उद्देश्य है वो एक श्रेष्ठ नागरिक बनाना है। ठीक है, तो ये चीज आपने लगभग समझ ली होगी कि अरस्तु की शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वो एक श्रेष्ठ नागरिक बनाना है, और प्लेटो की तरह वो केवल शासक वर्ग आपको बनाना नहीं चाहता कि केवल जो शासक वर्ग है वही ये कार्य कर सकता है या उसी को केवल शिक्षा लेनी है। ठीक है, तो पहला जो इसका एक पार्ट है अरस्तु की शिक्षा का उद्देश्य, वो हमने देखा है। ये अरस्तु अपनी शिक्षा के उद्देश्य बताता है कि एक व्यक्ति को शिक्षा क्यों लेनी चाहिए। ठीक है ना, शिक्षा के माध्यम से किस प्रकार एक व्यक्ति में विवेक आता है, विवेक जागृत होता है। और अरस्तु की शिक्षा का एक बहुत बड़ा, जिसे आज हम कहते हैं कि कई बार क्या होता है कि देखिए अरस्तु ने शिक्षा में अपने जो 7वां जो अध्याय आप देखेंगे इसका, उसमें वो हालांकि लास्ट में लिखता है इन चीजों में, लेकिन वो कहता है कि मूल शिक्षा वो है जो आपको पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, ये पता होना। ये कह रहा है कि शिक्षा का एक भाग है, लेकिन जो गलत है उसे नहीं करना ये शिक्षा है, सही है उस कार्य को करना ये शिक्षा है। ठीक है ना, हमने कितनी शिक्षा ले ली, आप एमए कर लें, पीएचडी कर लें, बड़ी बड़ी आप और डिग्रियां ले लें, लेकिन उसके बावजूद मान लीजिए कोई व्यक्ति उसको पता है कि ये रास्ता गलत है, ये वो केवल अपनी भावनाओं के वशीभूत होकर उस रास्ते पे आगे बढ़ रहा है, ये रास्ता उसे उसके विकास में कहीं सहायक नहीं होगा, ये रास्ता उसे हो सकता है कि उसके जीवन को नष्ट भी कर दे, हो सकता है कि ये रास्ता उसके नैतिक उसका पतन कर रहा हो। लेकिन सब कुछ जानबूझते हुए भी यदि व्यक्ति उस मार्ग पे चल रहा है तो अरस्तु की परिभाषा के अनुसार अरस्तु कहता है कि ये एजुकेशन नहीं है। ठीक है ना, इसका मतलब आपने शिक्षा की केवल डिग्री हासिल कर ली, जैसे अभी देते हैं कि भी लास्ट में फाइनल आपने बीए कर लिया, हम उसी से पूछते हैं भी आपने क्या कर रखा है। शिक्षा का मूल उद्देश्य अरस्तु कहता है कि शिक्षा ज्ञान को अर्जन करना और उसको आचरण में लाना, ये दोनों चीजें अरस्तु शिक्षा में शामिल करता है। ठीक है, और अरस्तु कहता है कि ये पूरी शिक्षा का कंप्लीट पार्ट है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ज्ञान का होना और ज्ञान का क्रियान्वयन करना, ये दोनों एक दूसरे के पार्ट हैं। यदि दोनों में से एक चीज नहीं है, मान लीजिए ज्ञान की पालना नहीं हो रही है, तो अरस्तु उसे भी शिक्षित व्यक्ति की श्रेणी में नहीं मानता है। ठीक है, तो यहां हम देखते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य अरस्तु के अनुसार ये है। अब बात आती है कि शिक्षा योजना अरस्तु की कैसी है। तो हम एक सामान्य देखते हैं कि अरस्तु की शिक्षा पद्धति कैसी है। जैसे हमने प्लेटो की शिक्षा प्रणाली पढ़ी थी हमने, जन्म से लेकर, जैसे प्राथमिक शिक्षा थी 20 वर्ष तक, फिर 20 से 35 तक आगे थ्योरी की एजुकेशन की बात करता था वो, फिर 35 से आगे 50 साल तक वो व्यवहारिक शिक्षा की बात करता था, और जो कंप्लीट उस शिक्षा को सफलतापूर्वक करता था वही व्यक्ति शासक वर्ग में शामिल होता था। अरस्तु की जो शिक्षा प्रणाली है, ठीक है ना, वो 3 स्तर पे बात करता है। अरस्तु कहता है कि पहली जो शिक्षा प्रणाली है वो है व्यक्ति के जन्म से, मतलब पालने से लेके 7 वर्ष तक, जब वो पालने में खेलने लायक होता है, जन्म से लेके 7 वर्ष तक वो फर्स्ट स्टेप बताता है अरस्तु की। और फर्स्ट स्टेप को भी उसने फिर 3 भागों में बांटा है। वो कहता है कि एक स्टेप है शैशव अवस्था से लेकर, एक है शैशव अवस्था से कुछ समय बाद में जब वो थोड़ा समझदार होता है तब से लेके 5 वर्ष तक, और उसके बाद में 5 से 7 वर्ष तक। तो ये 3 पार्ट वो यहां पर बताता है। ये कहता है कि बच्चे की एजुकेशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें शैशव अवस्था में वो बात करता है कि यहां शैशव अवस्था में सबसे पहले हमें बच्चे का ध्यान रखना है उसके, तो सबसे पहली बात करता है वो बच्चे के पोषण को लेकर। जन्म से लेकर वो शुरू करता है कि हमें सबसे पहली स्टेज पे बच्चे के पोषण पे ध्यान देना चाहिए, और पोषण में वो कहता है कि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में
किस तरीके का खाना है, दूध है तो दूध की मात्रा उसमें अधिक होनी चाहिए। तो यहां पोषण से शुरुआत होती है। ये बच्चे की जो है वो स्टार्टिंग एजुकेशन मानी गई है। उसमें उसका पर्याप्त ध्यान रखना है। यदि वो सोया हुआ है तो उसे पर्याप्त निद्रा उसको देनी है। उसके बाद में एक पर्याप्त निद्रा के बाद में उसको चलना फिरना सिखाना है। ऐसा नहीं हो कि यदि उसे, अरस्तु कहता है कि आपने उसको सही समय पर चलना फिरना नहीं सिखाया तो धीरे धीरे उसमें कई आलसी प्रवृत्तियां, या हो सकता है कि शारीरिक विकलांगता भी कहीं रह जाए। तो आप उसको चलना फिरना सिखाइए। और साथ ही अरस्तु कहता है कि उसको थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति, आप ये कह रहा है कि शैशव अवस्था से कुछ समय तक केवल बच्चे को आप उसके सामान्य जो पानी है उससे थोड़ा अधिक ठंडा पानी आप मान लीजिए उसको नहला दीजिए। तो ये कह रहा है कि उससे बच्चे में क्या आएगा, ऐसा भी नहीं कि एकदम से ठंडा पानी डाल दिया आपने, लेकिन सामान्य पानी से थोड़ा सा आप उसमें अधिक, जैसे ठंडा पानी उसमें डाल दिया, ठंडे पानी से उसको नहला दिया, तो ऐसी स्थिति में वो कहता है कि धीरे धीरे बच्चे में कष्टों को सहन करने की सहिष्णुता धीरे धीरे डेवलप होती है। मतलब ये एक शिक्षा का एक भाग हो गया कि हमने देखा कि आज ये है तो बच्चे को आपने बिल्कुल उसी मात्रा में उसी वही पानी आप उसको दे रहे हैं। ये कह रहा है कि बच्चे को बिल्कुल अनुकूल परिस्थितियों में आप जीवन भर शुरू से रखना शुरू कर दिया आपने, तो वो बच्चा थोड़ी सी प्रतिकूल स्थितियां आते ही बीमार हो जाएगा या उन चीजों को सहन नहीं कर पाएगा। तो वो कह रहा है कि ऐसी केवल कुछ चीजें हमें उस शिक्षा में शामिल करनी है शैशव अवस्था से कुछ समय के बाद में। उसके बाद में वो कहता है कि शैशव अवस्था जब बच्चे की निकल जाती है, चलना फिरना थोड़ा थोड़ा सा वो सीख जाता है 2-1 साल में, और ये चीजें उसने आपने थोड़ी थोड़ी उसमें डाल दी, पालन पोषण उसका सही ढंग से हो रहा है, पोषण खाना पीना उसका सही हो रहा है, दूध दूध उसको सही मिल रहा है, उसमें इस तरह के आपने सहिष्णुता जैसे भाव हल्के हल्के प्रयोग करके आपने उसमें डालने शुरू कर दिए। उसके बाद में अरस्तु कहता है कि अब जो टाइम आता है नेक्स्ट टाइम 2 या 3 साल के बाद का 5 साल तक, उसमें आप उस बच्चे के साथ मनोरंजक खेल खेलिए। अब ये कह रहा है कि अब, और देखिए सबसे बड़ी बात, ये जो फर्स्ट स्टेज है जन्म से लेकर 7 वर्ष तक, ये केवल आपको, इस शिक्षा की बात अरस्तु कहता है कि ये केवल घर में ही देनी चाहिए। ठीक है ना, ये अपने पारिवारिक वातावरण में ही बच्चा इस जन्म से लेकर 7 वर्ष तक की चीजें बच्चा सीख पाता है। अरस्तु जबकि प्लेटो बात करता था कि वो जन्मते ही बच्चे को सार्वजनिक पालना गृहों में ले जाएगा, लेकिन अरस्तु कहता है कि नहीं, ये शिक्षा उसे आप घर में ही देना शुरू करें। उसके बाद में जो अपन बात कर रहे थे, जब बच्चा थोड़ा चलना फिरना सीख जाता है तो ये कहता है कि अब आप उसके साथ, अब सेकंड पार्ट उसका जो चलता है वो आता है उसका थोड़ा सा शारीरिक विकास और थोड़ा सा उसका चरित्र का निर्माण करना प्रारंभ कर दीजिए आप यहां से। तो ये कह रहा है कि उसके साथ आप मनोरंजक खेल खेलिए जिसमें वो थोड़ा सा चिंतन भी करता रहे। जैसे आप छिप गए, आप उसको कहे कि भाई ढूंढना है, तो वो सोचेगा कि भाई किस किस साइड में व्यक्ति छिप सकता है, यहां से उसके चिंतन का कार्य। तो मनोरंजक जो खेल हैं वह आप इसमें, ये कह रहा है कि उसको शुरू कर देने चाहिए। और यहां एक सबसे बड़ी चीज ध्यान में रखनी है कि उसका मुख्य रूप से आपको यह भी ध्यान में रखिए कि यहां उसे उन तत्वों से बचाइए जो तत्व उसे निकृष्टता की ओर लेके जाते हैं। अरस्तु कहता है कि ये बड़े ध्यान में रखने की चीजें हैं कि कभी भी ऐसे तत्वों के वो संपर्क में नहीं आए जो तत्व उसे निकृष्ट गुण उसमें पैदा करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस अवस्था में आपको बच्चे का काफी ध्यान रखना है। इस अवस्था में आपको उसको मनोरंजन खेल आप उसके साथ खेलिए जिससे बच्चे का, और उसको अच्छी अच्छी कहानियां, आप ऐसी कहानियां सुनाइए जिससे ये कह रहा है कि 2 चीजें उससे होंगी। एक तो बच्चे को कहानियां सुनाते समय आप बीच में रुकेंगे, उसमें जिज्ञासाएं उत्पन्न होगी। ठीक है, तो ये कई चीजें बताता है, वो अपन कभी डिटेल से इसमें आप देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। अभी अपन केवल काम की चीजें अपन देख रहे हैं कि भाई शिक्षा अवस्था में, शिक्षा व्यवस्था में वो क्या क्या बताता है। तो बच्चे के साथ आप ऐसी कहानियां उसको सुनाइए जिससे उसको उसमें उच्च कोटि के चरित्र का निर्माण हो। अच्छे जो नेशनल हीरोज जैसे आज अपन हैं, इस तरह के लोगों की वीरता की, साहस की, सत्यता की, न्याय की, ये कहानियां आप उसको सुनाते जाइए ताकि उसके चरित्र का निर्माण होना शुरू हो जाए। उसके बाद में अरस्तु तीसरी जो फर्स्ट स्टेज का जो तीसरी स्टेप है, 5 साल खत्म होने के बाद में छठा और सातवां जो साल है 2 वर्ष, इस अवस्था में वो कहता है कि इन 2 वर्षों में आप बच्चे को बिल्कुल खुला छोड़ दीजिए और आप देखिए कि बच्चा किन चीजों की तरफ आकृष्ट होता है। ठीक है ना, जैसे वो कंप्यूटर की तरफ आकृष्ट हो रहा है, मोबाइल की तरफ आकृष्ट हो रहा है, खेल की तरफ जा रहा है, गाड़ी की तरफ जा रहा है, चित्रकला की तरफ जा रहा है। वो कह रहा है कि आप उसके सामने खूब विकल्प रखिए और बार बार उन चीजों में आप करिए। ये कह रहा है कि वहां से हमें पता चलेगा कि बच्चे का जो मूल या मौलिक गुण है, मौलिक इंटरेस्ट है, वो किस दिशा में है। अर्थात अब बच्चे को
वो काम करने दीजिए, वो कार्य करने दीजिए जो भविष्य में वो करना चाहता है। तो 5 से छठे और 7वें साल में आते आते अरस्तु कहता है कि जब आप बच्चों को खुला छोड़ेंगे तो यहां बच्चों में हॉबी जो डेवलप होनी शुरू होती है, और अपनी हॉबी के अनुसार अरस्तु मानता है जब व्यक्ति कार्य करता है तो वो हमेशा ज्यादा सफल होता है। आपको चाहे लाखों करोड़ों का पैकेज मिलता हो, लेकिन यदि काम आपकी हॉबी के अनुसार नहीं है, आपको आनंद की अनुभूति नहीं होती है, तो आप उस कार्य में अपनी पर्याप्त जो क्षमता है वो नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है ना। तो उच्च कोटि का कार्य आपने देखा, आप कुछ लोग ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, जैसे कलाम साहब थे, वो कहते हैं कि जब मैं बचपन में रामेश्वरम के उन नदियों के, रामेश्वरम के घाट के जो किनारे वो जाते थे वहां पर, तो वो कहते हैं कि उस समय में जो उड़ते पक्षियों को देखता था तो मैं कई देर तक देखता रहता था। मेरे बाल मन में ये ऐसे प्रश्न उमड़ते रहते थे कि आखिर ये उड़ते कैसे हैं, ये पक्षी किस तरह से उड़ते हैं, ऐसी कौन सी एनर्जी इनके अंदर है, ऐसा कौन सा स्पेशल इनके अंदर कोई तत्व है जिनसे ये उड़ते हैं। और वही जिज्ञासा वो कहते हैं कि मुझे अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के नजदीक लेके आ गई। तो बचपन से जब व्यक्ति में इस तरह की भावनाएं डेवलप होती है, तो अरस्तु भी ये कहता है कि छठे और 7वें साल में आप बच्चे को उस कार्य को करने दीजिए जिस कार्य में वो अपना भविष्य बनाना चाहता है। ये कह रहा है कि एक नेसेसरी प्रवृत्ति है। आप बच्चों को जब खुला छोड़ेंगे तो बच्चा अपने आप, यदि वो अच्छा चित्रकार बनना चाह रहा है तो वो स्केच को उठाएगा। यदि बहुत सी चीजें हैं, मान लीजिए अपन कहेंगे साहब अब बच्चे को, अब शुरू से आप रोज उसके हाथ में मोबाइल दे रहे हैं तो बच्चा स्वाभाविक मोबाइल की तरफ भागेगा। वो कह रहे हैं कि नहीं, शुरू में आप बच्चे को बिल्कुल सब चीजों से अलग रखिए, आप इनको मनोरंजक कहानियां ये सारी सुनाइए, उसके बाद में केवल आप सारे विकल्प बच्चे के पास छोड़ दीजिए, और उसके बाद में बच्चे को यह कह रहा है कि उसकी मौलिक प्रवृत्तियों को चुनने दीजिए कि वो किस दिशा में अपना भविष्य बनाना चाहता है। तो ये है। और यहां भी उसने फिर वो कहता है अरस्तु कि छठे और 7वें साल में आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि कोई भी ऐसा अश्लील साहित्य, अश्लील कथाएं, अश्लील चित्रकलाएं उस बच्चे के, या इस प्रकार के अश्लील जो मूर्तियां, कहीं भी इस तरह की प्रदर्शन करने वाली जो चीजें हैं वो बच्चे के दिमाग में नहीं आनी चाहिए। तो इस दृष्टि से भी अरस्तु अपनी बात कहता है। तो ये है अरस्तु की शिक्षा पर प्रथम स्टेज। प्रथम जो स्टेप अपन बात कर रहे थे कि अरस्तु के सेकंड जो स्टेप है, 2 स्टेप, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जिसमें हम जो शिक्षा का सेकंड पार्ट है उसमें, ताकि एक बार इसको भी अपने को दोबारा से लेना है, थोड़ा सा इसको टच करते हुए अपन, और आगे चल के हम 2 स्टेप की बात और करेंगे कि 8वें वर्ष से 14 वर्ष तक और 15वें वर्ष से 21 वर्ष तक अरस्तु शिक्षा के किन किन तरीकों से शिक्षा देने की बात करता है। ठीक है। और उसी के साथ हम देखेंगे अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत की आलोचना और प्लेटो से तुलना। तो ये 2 चीज अपन वीडियो के सेकंड पार्ट में देखेंगे। आज के पार्ट में हमने देखी है अरस्तु के शिक्षा के उद्देश्य, और दूसरा हमने देखा है अरस्तु की शिक्षा के 3 स्तर में से प्रथम स्तर। ठीक है। तो बाकी 2 स्तर हम नेक्स्ट कल देखते हैं और उसकी आलोचना देखते हैं।